हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। शुरू करते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ आज हमारे, ठीक है ना, जिसका नाम है एटॉमिक इनसाइड द एटम्स। अब एटम्स क्या है? अब आपने एटम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अभी हम देखेंगे इन एटम्स के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है इस स्लाइड्स के अंदर आप उसका आंसर हमें कमेंट्स के द्वारा दे सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसके अंदर हम आपके डाउट सॉल्व कराते हैं, सेशंस लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टू थिंग्स विच इज़ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आपके सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कीजिएगा आपके आंसर को, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि एटम्स क्या है, ठीक है ना। एटम्स मतलब जो अब एटम्स के बारे में आपको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल्स में, जो सबसे आउटर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, और प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जो है उनके पास कोई चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल चार्ज रहते हैं वो। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल्स नहीं ही, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है ना। अब मैटर्स क्या है? मैटर्स में आपने देखा होगा कि बर्फ देखा होगा, ठीक है ना, मतलब कि सॉलिड बर्फ क्या है? इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। हर एक चीज आपने देखा होगा कि हर एक चीज बनी है मैटर से, ठीक है ना। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैटर, अब बर्फ बनी है मैटर से, तो अब वो भी एक मैटर है, ठीक है ना। आपने जब चाय देखा होगा, चाय में से भाप निकलती है, या आपने आपने मदर को कभी देखा होगा बॉइल वाटर में से वेपर्स निकलते, सो वो गैस मैटर है, ठीक है। लिक्विड मतलब जो आप पानी पीते हो, लिक्विड कोई भी चीज़ लिक्विड है, सॉफ्ट ड्रिंक पकड़ ली, देख लीजिए आप, तो वो लिक्विड रहती है, तो वो भी एक मैटर है, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हम कहते हैं, ठीक है ना। आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, वो क्या है? मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर कैसे बनता है? मैटर बनता है मॉलिक्यूल से। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं तब जाके मैटर बनता है। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं एटम्स से, ठीक है। अब एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कि सबसे छोटा यूनिट ऑफ मैटर। मतलब कि आप सोचो कि जब बहुत सारे एटम्स आएंगे एक साथ तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आएंगे तब वो बनाएंगे मैटर, ठीक है ना। मतलब कि इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल हम कह सकते हैं, एकदम छोटा सा छोटा, छोटा से छोटा, इतना छोटा लेवल पे काम करना पड़ता है, ठीक है ना। इतनी छोटे लेवल लेवल पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। सो अब डाल्टन थे एटॉमिक थ्योरी। अब इन्होंने इन्होंने सबसे पहले हम कह सकते हैं इन्होंने सबसे पहले एटम्स के बारे में रिसर्च किया है। तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम्स क्या है? एटम्स आर मेड अप ऑफ इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिव, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव में भी है, मतलब कि उसको कोई ये नहीं कर सकते आप उसको, ये मतलब कि एटम्स आर, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और एटम्स जो हर एक एटम्स के, वो क्या रहता है, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग रहते हैं, तो उसी के साथ साथ उनके एटॉमिक एटम्स भी डिफरेंट रहते हैं, ठीक है ना, विथ उनका डिफरेंट वेट के साथ, ठीक है ना। अब उनके एटम्स भी अलग रहेंगे तो उनका वेट, उनके डिफरेंट वेट्स भी रहेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट मासेस भी रहेगा, ठीक है ना। उनके डिफरेंट, हर एक एटम से डिफरेंट मासेस भी रहेंगे, ठीक है। अब थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल एटम, ठीक है ना, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा था कि भाई जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी रहते हैं, पार्टिकल ये, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं एटम्स के अंदर, और कुछ नेगेटिवली चार्ज भी रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स रहते हैं, तब तक ये कोई भी नहीं था, मतलब कि इसका रिसर्च नहीं हुआ था। तो ये इन सब ने अपनी अपनी थेरीज बताई थी, सब ने अपना अपना मॉडल बताया था। ये आप देख सकते होंगे, दिस इज द मॉडल, ठीक है ना। इनका क्या कहना है कि पॉजिटिवली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। अब पॉजिटिवली चार्ज जो है वो थ्रू आउट द एटम डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और उसी के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है, बैलेंस करता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। सो यही था, ये साइंटिस्ट थे। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन 1911, ठीक है ना। इन्होंने स्टडी किया था एटम्स के अंदर क्या है असलियत में, मतलब कि क्या है, बाय सेलिब्रेटिंग स्क्रैपिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पुटिंग द फोर्थ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन 90। इन्होंने फोर्थ न्यूक्लियर मॉडल दिया, अभी तक हमने 2-3 पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने फोर्थ दे दिया था, ठीक है ना। ठीक है, इनका क्या कहना था कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ एटम के अंदर, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट जो मास ऑफ एटम है वो सब पूरा है कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो मास ऑफ एटम है वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस में है। अब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना, विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब जो टोटल नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के पास वो इक्वल है पॉजिटिवली चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है ना, इनका ये कहना है, ठीक है। तो उसकी वजह से एज पॉजिटिव चार्ज आर बैलेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि भाई वो नेगेटिवली चार्ज जो न्यूट्रॉन्स है वो इक्वल है पॉजिटिवली चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो ये बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ उसके अंदर कुछ न्यू एम्प्टी स्पेस रहेगा, एटम के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस रहेगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। सो ये साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, इनका नाम था रदरफोर्ड सर, ठीक है ना। अब इन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था, अब जो स्पेस थी एटम्स के बीच में, तो अब इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल लिया था, ठीक है ना। लेट मी शो यू। अब हाँ, ये देख सकते होंगे आप, हाँ, एक गोल्ड फॉइल लिया इन्होंने, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल लिया। अब गोल्ड फॉइल से इन्होंने क्या किया, एक अल्फा रेज, मतलब कि लेज़र लाइट अल्फा रेज इन्होंने पास ऑन करी, ठीक है ना। एक सबको उसको कवर कर दिया, ठीक है ना, स्क्रीन के साथ, ठीक है ना, पोरोसिलिन स्लेट इसके साथ, और एक स्लेट रखी जहाँ से लाइट पास हो सके। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा रेज जो है वो पास कर रहे हैं गोल्ड फॉइल को, थिन गोल्ड फॉइल थी, ये पास कर रही है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे सब ने पास किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बाउंस बैक कर रहे थे, जो पीछे आ रहे थे, ठीक है ना, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। यही था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने ये समझा कि भाई मैट्रिक्स के अंदर भी एम्प्टी स्पेस रहता है, एटम के पास एक अपने अपनी स्पेस रहती है, ठीक है ना, इट्स नॉट ऑलवेज फुल्ली फिल्ड, ठीक है, उनके पास एम्प्टी स्पेस रहती है, ठीक है। अब बोर्ड्स स्टेबल ऑर्बिट मॉडल्स पे आते हैं। 1913 के अंदर ये मॉडल आया था, ये बात ध्यान में रखना है आपको, हर एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है, कब आया था कब नहीं, बोर्ड्स का कब आया था, रदरफोर्ड का कब आया था, ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, लाइज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट एट अ सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब जैसे आप ये देख सकते हो, ये उनका मॉडल था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, उसके अराउंड सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना, एक सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो पूरे कांस्टेंट होगी, जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, जिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएंगे तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है ना, लेकिन जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, एमिट करेंगे। अब देखिए, मतलब ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है ना, अब ये 1 है, ठीक है ना, अब ये 1 से बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो है आपको रेड पॉइंट जो दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, तो इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, ठीक है ना। लेकिन अब इसको यहाँ अभी ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इसको अब वापस अंदर आना है,
तो इसने जंप किया तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे और फिर वो एनर्जी, ऐसा उन्होंने कहा था, बोर्ड साहब ने कहा था। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? अब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर्स। न्यूक्लियर्स क्या है? न्यूक्लियर्स इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जो एंटायर मास ऑफ एटम रहता है वो कॉन्सेंट्रिक रहता है न्यूक्लियर्स के अंदर, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर्स के अंदर भी दो दो टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं साथ में, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यही है दो टाइप के न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना, समझा। तो अब आते हैं प्रोटॉन्स के ऊपर। प्रोटॉन क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज रहता है, सब सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है इन एटॉमिक न्यूक्लियर्स के अंदर। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियर्स रहता है, ठीक है ना। अब इसको हम डिनोट करते हैं पी से, ये पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं इन न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, अब एक्स्ट्रा पार्ट के बारे में आप मुझे बताइएगा, इसका मैं देखूंगा क्या रहते हैं, मुझे आपको कमेंट करना है और टाइमलाइन के साथ कमेंट करना है कि आप कब देख रहे हो इसको, होशियारी नहीं करना बेटा, ठीक है। ये मुझे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और क्या है कि एक्स्ट्रा पार्ट में क्या रहेगा आपके? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के, ठीक है, पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर्स, एम्प्टी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, सब एटॉमिक्स रहते हैं, पार्टिकल रहते हैं, उस जिसको डिनोट करते हैं माइनस ई से, ई डैश से भी आप कह सकते हो, या माइनस ई ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब जो ईच इलेक्ट्रॉन इज कैरिड वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज रहता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो 800 टाइम्स, ठीक है ना, 1800 टाइम्स लेस रहता है हाइड्रोजन एटम के, 1800 टाइम्स लेस रहता है हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब बोर्ड साहब ने ही ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक स्टेबल सेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि जो शेल्स रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेल्स जो मॉडल है बोर्ड्स का, तो उनके अंदर उन्होंने बताया कि शेल्स कैसे रहेंगे। तो सबसे जो नियरेस्ट शेल रहेगा न्यूक्लियस के पास का, उसे हम कहेंगे फर्स्ट सेल, और उसके जो नेक्स्ट में आएंगे उसे हम सेकंड सेल कहेंगे, शेल कहेंगे, ठीक है। और वो डिनोट होता है एन से, ठीक है ना। और वैसे ही वो आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किए थे, जो उन्होंने कुछ शेल्स के रेफरेंस दिए थे, ठीक है ना, कि सिंबल्स के कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो शेल रहेगा आपका रहेगा के। अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक, ठीक है ना। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, और ये यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। आप यार मुझे सपोर्ट करो तो मैं आपको, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस रहेगा, ये यहाँ पर आपका सपोज ये यहाँ पर न्यूक्लियस घूम रहे हैं, तो सबसे नियरेस्ट जो रहेगा इसको हम कहेंगे के, और यहाँ पर हम कहेंगे एल। ये सबसे यहाँ जो आउटर में जैसे जैसे बाहर आएंगे वो एम, और इसके भी आउटर में है एन, ठीक है। और उसके भी उन्होंने क्या कहा, नंबर्स, उन्होंने नंबर दिए, सबसे के को दिए उन्होंने 1, एल को दिए 2, एम को दिए 3, लाइक दैट। सब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक शेल की जो कैसे निकाले, ठीक है ना, कंटेंट, कितना कंटेंट है मैक्सिमम। सो वो कंटेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2n⁻², ठीक है ना, 2n⁻², ठीक है, n स्क्वायर, 2n², ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल ये निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओहो, हाँ, ये आप निकाल सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है ना, एलिमेंट्स के अंदर, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स रहेगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स
आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ शेल अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी जो रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब कि शेल्स के अंदर ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, जो अकॉर्डिंग जैसे जैसे मतलब कि कौन सा एटम कौन से शेल में रहेगा वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है ना। शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड है, इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ठीक है ना। शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का आइटम के अंदर इन एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रहेगी वो, अब सपोज के पास सबसे लोएस्ट एनर्जी रहेगी, ये आपको याद में रखना है, जो के शेल रहेगा सबसे लोएस्ट एनर्जी उसी के पास रहेगी और एन के पास सबसे हायर होगी, ठीक है ना। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट शेल, के शेल इज लोएस्ट, ठीक है, सबसे लो एनर्जी रहेगी के शेल के अंदर, ठीक है ना। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब वो इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हम आते हैं। वैलेंसी क्या है? अब वैलेंसी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय एटम्स, ठीक है। अब एटम्स के बाद मतलब कि एटम्स कितना केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वैलेंसी ऑफ जो एटम्स रहता है वो हम कैसे निकालते हैं डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब जो भी आउटर मोस्ट शेल रहेगा वेदर इट इज के एल एम एन, ठीक है ना, तो उस जो भी आउटर मोस्ट शेल रहेगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसी से हम बैलेंस निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब उसी की वजह से क्या कहते हैं हम, आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं बैलेंस शेल, ठीक है ना। जो एटम का आउटर मोस्ट शेल रहेगा उसे हम कहते हैं बैलेंस शेल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कहते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल्स के है उसको हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या रहते हैं, आपने सुना होगा आइसोटोप्स कि जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर रहता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, वही आइसोटोप्स रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए सम एलिमेंट इन नेचर हैविंग एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन बट डिफरेंट इन मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना, उनका मास नंबर अलग रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, उसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। सच एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कहाँ पे, अब जो आइसोटोप्स है, कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। सो वो आइसोटोप्स कहाँ पर यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, रिसर्च के फील्ड में, जैसे कि आपका एक है यूरेनियम, यूरेनियम भी है 235 जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यूज होता है, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्शन, अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या रहता है, एक मशीन रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है बहुत हाई स्केल पे, किसके हेल्प से, एटॉमिक एनर्जी की हेल्प से, ठीक है ना। अब जो रहता है मतलब इंडिया के अंदर भी यूज़ है बहुत सारे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि कितने एटॉम हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं इंडिया के अंदर, आप मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे, ठीक है। In nuclear reactor, the nuclear energy in atom is released by bringing a nuclear reaction on a nuclear fuel. अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रहते हैं, ठीक है ना, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, उसे उसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। ये देखिए, इन दिस वे चेन रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस, मतलब कि न्यूक्लियर क्या करते हैं, अब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सो हम क्या करते हैं, उसका चेन रिएक्शन करते हैं, मतलब कि उसका जो न्यूट्रॉन्स है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। अब उससे जो ब्रेक डाउन करेंगे तो बहुत सारे एनर्जी ये होता है, एमिट होता है, तो वो एनर्जी एमिट होता है तो उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना। दिस चेन रिएक्शन के अंडर
अंडर द कंट्रोल एंड प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन। अब ये इट्स नॉट अ जोक, ठीक है ना। आप एटम्स के साथ खेल रहे हो, रेडियो एक्टिव एटम्स एटम्स रहते हैं जो एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में रिलीज करते हैं, ठीक है। सो इनके साथ जब आप ये करते हो, सो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई भी डिजास्टर ना हो, ठीक है ना, अदरवाइज इट्स सो हार्मफुल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड को रिड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पर आपका आएगा ग्रेफाइट और हेवी वाटर, ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को रिड्यूस करता है। जो चेन रिएक्शन रहता है इसकी जो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, चेन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब न्यूट्रॉन्स को वो कट 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 करते जाता है और उसी से एनर्जी एमिट होती है, तो वो एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फॉर स्टीम में अंदर। तो मॉडरेटर क्या रहता है, मॉडरेटर क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है कि बहुत हाई में ना बन जाए, क्योंकि बहुत हाई में बनेगा तो बहुत रिस्की रहेगा, कोई भी एक्सप्लोजन कभी भी हो सकता है। अब कंट्रोलर, कंट्रोल क्या करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग थ्रू द रॉड, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ नाम है, बोरॉन, कैंडियम, ठीक है ना, आर यूज एज अ कंट्रोलर, ठीक है। अब कैसा है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वही मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब क्या है, जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्यूजन से, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, टेक आउट, ठीक है, और फिर जो वाटर रहता है एज अ कोलेंट। तो वाटर क्या होता है, जब जब आप हीट को रिलीज, आप पानी के अंदर उसको डालते हो तो वाटर कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है स्टीम के अंदर। अब मैटर कहाँ से था, मैटर था ये लिक्विड में, कहाँ पर टर्न हो रहा है, गैशियस में, ठीक है ना, मैटर्स चेंज हुए, ठीक है। सो बाय मीन वो जो स्टीम होगी वो स्टीम जाएगी टरबाइन में, और फिर वो ड्राइव होगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किसी और दिन, हमारे चैप्टर में रहेंगे। सो देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, ये हमारे मुंबई के अंदर है, ठीक है। डॉक्टर होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च है ये, ठीक है ना, सेंटर है या इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मुझे उसका ये नहीं पता, लेकिन बार करके है, ठीक है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये मुंबई में है। सो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इस यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और आप मुझे कमेंट करने वाले हैं कि कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, प्लांट है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए, सपोज ये आप यूरेनियम है, अब यूरेनियम को क्या करेंगे, ये न्यूट्रॉन से स्प्लिट करेंगे, तो ये न्यूट्रॉन से स्प्लिट हो गए, ये यहाँ पर स्प्लिट हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी एमिट होगी, तो यही एनर्जी ऐसे ही फ्यूजन होता है, दिस इज फ्यूजन। यहाँ पर फ्यूजन होते 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 और बड़ा होते जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितनी भी एनर्जी आएंगी उसे हम स्टीम में उसको हम वाटर में भेजेंगे, जिस वाटर के पास भेजेंगे, जिससे कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो लिक्विड से स्टीम गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा, वो स्टीम बनेगा, और फिर स्टीम जो है हम टरबाइन में डालेंगे और टरबाइन की हेल्प से वो ड्राइव होगा। टरबाइन जो प्रेशर रहेगा स्टीम का वो ड्रिवन होगा, और फिर उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और हमें बताइएगा कि कमेंट के अंदर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप बताइएगा। थैंक यू।